हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल मॉक टेस्ट जो हमने प्रीवियसली अपलोड किया था अपने चैनल पे, उसके बाद आई एम हियर अगेन बैक विद अनदर मॉक टेस्ट एंड करंटली आई एम फोकसिंग ऑन द मॉक टेस्ट और कुछ और कंटेंट में फोकस नहीं कर रहा। मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन पे और मॉक टेस्ट को अपलोड करने पे ही मेरा मेन फोकस है और कोशिश ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि जब मैंने अपना LLB का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे लिए मॉक टेस्ट एक तरीके का संजीवनी बूटी की तरह साबित हुआ था। और मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम और किसी भी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो आपको एक रियल टाइम व्यू देते हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर और आपको रियल टाइम असेसमेंट देते हैं कि आप क्या उस प्रिपरेशन को और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सच में काबिल हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज हम एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं DU LLB और BHU LLB और क्लैट के लिए। इस मॉक टेस्ट को मैं रखने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर सेंट्रिक, बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉलिटी सेंट्रिक। हम इसमें लीगल प्रिंसिपल्स और एप्टीट्यूड को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मेल में भी ये चीज़ लिखी थी कि सर लीगल रीजनिंग और एप्टीट्यूड हम लोग इजीली क्रैक कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप ज़्यादा करंट अफेयर्स डालिए, फैमिली लॉ के क्वेश्चंस को डालिए और पॉलिटी का अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप डालें, ताकि हमारी प्रिपरेशन उन फील्ड में ज़्यादा अच्छी हो पाए। तो इसलिए ये जो मॉक टेस्ट है पूरा का पूरा कंसेंट्रिक रहने वाला है एक तरीके से हमारा इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर, जिसके अंदर लीगल प्रिंसिपल और एप्टीट्यूड हम लोगों ने इस बार अपने मॉक टेस्ट में नहीं डाला है। तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद करें इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। और मॉक टेस्ट करने का जो प्रोसेस है, जो लोग ऑलरेडी इस चैनल को देख रहे हैं और पिछले मेरे मॉक टेस्ट कर चुके हैं उन लोगों को पता है। जो नए आए हैं इस मॉक टेस्ट के वीडियो पे, उनको मैं बता दूं, अपना एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए और जैसे जैसे ये वीडियो चलती जाएगी क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आंसर को मार्क करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए और देखिए फिर आपको आंसर सही है या गलत। अगर गलत आंसर है तो अपने लेफ्ट साइड पे रजिस्टर के जरूर लिख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है, उसको फिर आप बाद में प्रिपेयर करें उसी के अकॉर्डिंग। साथ के साथ हम क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन अच्छा या इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको भी अपने लेफ्ट साइड ऑफ रजिस्टर पे आप जरूर लिख लीजिएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला मॉक टेस्ट और देखते हैं कि प्रिपरेशन में हम लोग कहां पे खड़े हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट वाज स्ट्रक डाउन। तो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट वाज स्ट्रक डाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना है कि IT एक्ट 66A के जो सेक्शन है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा होगा, इसे स्ट्रक डाउन किया गया है। मैं बता सकता हूं, मुझे पता है कौन सा सेक्शन है, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आई विल कीप दिस थिंग एज अ होमवर्क फॉर यू। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल सेक्शन 66A को IT एक्ट से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द कोर्ट लेड डाउन बेसिक गाइडलाइन फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक लैंडमार्क केस है। आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जो इसके अंदर ऑप्शन में और भी केसेस लिखे गए हैं, जैसे कि मिनर्वा मिल्स हो गया, सुशील मित्तल हो गया, विद्या भारती हो गया, आप इन केसेस को करें। मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट्स और इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेके आप कितनी भी वीडियो बनाएं वो कम ही रहेंगी, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन प्रोसेस है। हमारा देश जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम में वर्क करता है और प्रेसिडेंट्स हर किसी नए केस के साथ सेट होते रहते हैं। इसलिए जब हम क्वेश्चंस को करें तो ध्यान रखें कि अगर उस समय कोई केस हमारी नॉलेज में आया है तो हम उसके बारे में एक ओवरव्यू जरूर पढ़ लें। आप उसका ओवरव्यू इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको केस का जजमेंट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि उस केस में बेसिकली हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम थी, हमारे प्रेसिडेंट रूल की जो गाइडलाइन सेट करी गई थी वो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में करी गई थी। इन विच केस हरियाणा पंचायती राज, आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर जजमेंट्स को लेके, लैंडमार्क जजमेंट्स को लेके क्वेश्चंस डालिए, तो मैं लैंडमार्क जजमेंट को लेके इस मॉक टेस्ट में फोकस किया हुआ हूं। आप देखिए आगे एक और क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट का आ गया। इन विच केस द हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस्ड द चैलेंज एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट। सो दोस्तों, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का वो जो है केस था, इसका आंसर ए है। अब आप पढ़िएगा कि पंचायती राज में जो अमेंडमेंट हुआ था 2015 में वो कौन सा था।
अगेन मुझको पता है वो अमेंडमेंट कौन सा था, बट आप इसको में जरूर पढ़िएगा, तभी आप इस केस को रिलेट कर पाएंगे। द आंसर इज ए, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू मैन इज इनवैलिड इवन इफ ही कन्वर्ट्स टू इस्लाम बिफोर मैरिज। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नोन एज द मंडल केस। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो केस का एक और नाम है वो मंडल केस है। वो किस केस का नाम है? बहुत ही ज्यादा दोस्तों, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मंडल कमीशन के बाद जो वीपी सिंह ने गवर्नमेंट ने उन्होंने जो ये ओबीसीज और रिजर्वेशन को इंक्रीज करा था, उसको लेके केस इंदिरा सोनी ने डाला था, तो इसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। हुस्नैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसी ऑप्शंस के अंदर जितने भी सारे केसेस आप देख रहे हैं, सारे के सारे लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, आप ऑप्शंस के केसेस को ही जरूर निकालें और पढ़ें। मैंने ऑप्शंस में भी वही केस डाले हैं जो कि लैंडमार्क हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप ऑप्शन में आए हुए केसेस को ही अगर पढ़ लें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। Which among the following is not a part of the directive principle of state policy? दोस्तों डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज तो बहुत ही छोटी हैं, मगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। मैं अपने पिछले मॉक टेस्ट में बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बारीक चीज पूछ लेते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को तो आपको बिल्कुल गहराई में पढ़ना चाहिए। अगर आपने डीपीएसपी को ढंग से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे देंगे। इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोविजन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, दोस्तों ये बिल्कुल है। विलेज पंचायत तो दोस्तों है ही है। एडल्ट एजुकेशन नहीं, ये नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर सी है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी डीपीएसपी का अपना पार्ट है। एडल्ट एजुकेशन नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोस्तों कि उसमें एजुकेशन की बात तो करी गई, राइट टू एजुकेशन का जो चेंज हुआ था अटल बिहारी गवर्नमेंट के टाइम पे डीपीएसपी के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, तो वो तो किया गया, मगर दोस्तों वो बात करेगी बच्चों के एजुकेशन की, और उस समय 6 to 14 एज को रखा गया था, और अभी उस एज को चेंज कर दिया गया है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर उस नई एज को क्या बनाया गया उसको भी आप पढ़ें, और इसके अंदर जो आंसर है आपका सी, एडल्ट एजुकेशन है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ दोस्तों अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बता रखा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से तीनों को मिलाकर बनती है। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेस्टेड विद। देखो दोस्तों, हाउस बुलाने की जो सारी शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट के ही बुलावे पे हाउस को बुलाया जाता है। लोग स्पीकर में कंफ्यूज जाते हैं, बट स्पीकर इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट कम्स अंडर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट किसके अंदर आता है दोस्तों? दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। अगला है, अ रेट विच द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट इज क्वैश्ड बाय हाई कोर्ट बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन इर्रेगुलर प्रोसीजर इज नोन एज, इट्स इवन कैन बी सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है उसे स्क्वैश किया जाता है, तो दोस्तों वो आता है अपना सर्जरी के अंदर। एक तरीके से सर्जरी का मतलब होता है कि जो आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर दे दिया है उसको वो मना कर देते हैं कि ऑर्डर अब मान्य है। प्रोहिबिशन उसी का एक पार्ट है। सर्जरी और प्रोहिबिशन दोनों को लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को देखने के लिए, उनका रिवर्सल के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए ही ये दोनों रिट्स दी गई हैं। प्रोहिबिशन रिट के अंदर जो है वो उस ऑर्डर को रोक लेते हैं कि प्रोहिबिट करते हैं लोअर कोर्ट को वो ऑर्डर पास करने से, मगर सर्जरी जो है उसके अंदर वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाता है। तो अगर आपने किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है और आपके पास रिपेलेट ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो आप रिट फाइल कर सकते हैं सर्जरी के अंदर, और हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्क्वैश कर सकती है अगर कोई फंडामेंटल राइट का, यानी आपका कोई ना कोई फंडामेंटल राइट जो हो वो हार्म हुआ हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेड बाय। सो दोस्तों ये बात कही गई थी ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस को बताते हुए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In which landmark case the former chief of police state was held guilty for assault or criminal force to a woman? दोस्तों बहुत ही फेमस केस था, दैट इज श्री KPS गिल वर्सेस रूपन दियोल बजाज। अगेन लैंडमार्क केस है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, आप इसको जरूर पढ़ें। इसके अंदर जो बाकी केसेस हैं आप उनको भी जरूर देखिएगा। आज आगे आ जाते हैं। अगेन लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, विच इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लेट दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? एंड ऑप्शन ए, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंजॉइंड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द 7th शेड्यूल, द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। दोस्तों इसका प्रियम्बल में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की कोई बात नहीं है। 7th शेड्यूल में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखे, कन्वेंशनल प्रैक्टिस नहीं है। इसका आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन कमेंट बॉक्स में लिखे कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसके अंदर ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। मेरे को पता है, होमवर्क की तरह मैं आपको दे रहा हूं, और अगर आपको नहीं पता है तो ढूंढें और उसे पढ़ें, ठीक है। अगर मैं आपको यहां बता दूंगा ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, आप लोग उसे लिख लेंगे और फिर रट लेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आप उस पर रिसर्च करके उसे पढ़ें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कहां पे बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर की। आइए, अब ये हिंदू मैरिज का क्वेश्चन है। मैरिज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1950 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। दोस्तों सपिंदा रिलेशनशिप, यानी आप अगर एक ही पिंड के हैं उसके रिलेशनशिप में आप किसी मैरिज करते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अवमान्य है, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऑलरेडी लिखा गया कि ये रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है, तो अगर आप किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उसकी भी कैटेगरीज डिफाइन की गई है, अगर आप उसके अंदर स्पिंदा रिलेशनशिप भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का एक पार्ट है, अगर आप उसके अंदर मैरिज करते हैं तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। बाइगमी, यानी आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आप किसी और से शादी कर लेते हैं तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। इसका जो आंसर है वो है दूसरा, बीइंग माइनर। दोस्तों जो बीइंग माइनर है वो वॉइड मैरिज नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा, वो वॉइडेबल मैरिज है। वॉइडेबल मैरिज एट द विल ऑफ द माइनर है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। 15 का बीइंग माइनर इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जो वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस है वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही चीज है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि उसे वॉइड किया जा सकता है। बीइंग अ माइनर वॉइडेबल सर्कमस्टांस है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, मगर बाकी 3 स्पिंदा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और बाइगमी ये वॉइड पार्ट हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड जन गण मन एज नेशनल एंथम ऑन। दोस्तों 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। हमारे 26 जनवरी 1950 से सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हु ऑफिशिएट फॉर द प्रेसिडेंट। दोस्तों द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन क्वेश्चन टू यू गाइस, कौन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो एज अ प्रेसिडेंट कर चुके हैं और रह चुके हैं, और ऐसा कितनी बार इतिहास में हुआ है? जाइए रिसर्च करिए और बताइए कि ऐसा कब हुआ है कि प्रेसिडेंट नहीं था और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट बनना पड़ा। कितनी बार हुआ है, और जो जितनी बार हुआ है उनमें से कौन से वो चीफ जस्टिस हैं जो प्रेसिडेंट की ओथ ले चुके हैं। दोस्तों द अनदर क्वेश्चन, द फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिखा गया? आंसर इज यूएसए। जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी जो हम लोगों ने प्रिंसिपल लिया है वो मैक्सिमम टाइम यूएसए से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों एच.जे. कनाई इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सच में बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में है। क्योंकि अगर आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और क्या कहते हैं फर्स्ट अपना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो पता होना ही चाहिए। Which article of Constitution of India gives the procedure of impeachment of president? So दोस्तों that's 61। इसका मैंने याद करने का तरीका जो था वो ये रखा हुआ था कि 6 से 1, यानी जो बंदा मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल लाइन में सिक्सर्स मार रहा है उसको 1 लेना पड़ गया, यानी उसका इंपीचमेंट हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज इन आर्टिकल 61। दोस्तों इंपीचमेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर के रिमूवल, प्रेसिडेंट का रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ के जाएं किन आर्टिकल्स में आती है और क्या है। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो दोस्तों दैट्स मनुस्मृति, एंड मनुस्मृति इज आल्सो द oldest law book of India. The ordinance passed remains in force for how long after the parliament is reconvened? दोस्तों पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस आपको पता है क्या होता है? ऑर्डिनेंस तब होता है, पहली बात तो ऑर्डिनेंस पास कौन कराता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑर्डिनेंस पास कौन कराता है और ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर बात की गई है, ठीक है। किस आर्टिकल के अंदर ऑर्डिनेंस की बात करी गई है ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप इसको जाएं और सीधा आंसर कर लें, वो तो ईजी हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालें, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है और ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, और ऑर्डिनेंस का जो क्वेश्चन है उस पर आने से पहले मैं बताऊं, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है जब पार्लियामेंट अपना फंक्शन में नहीं होती।
तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। अब वो ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है तो पास किया गया, मगर जैसे ही पार्लियामेंट फंक्शन में आती है तो वो ऑर्डिनेंस कितने दिन के अंदर पार्लियामेंट में पास कराना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 वीक्स के अंदर। 6 मंथ्स नहीं, 6 डेज नहीं, 60 डेज नहीं, 6 वीक्स, यानी 6 हफ्ते के अंदर जैसे पार्लियामेंट शुरू हुई है तो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था आपको उसे पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है एज पर इट्स ड्यू मेजॉरिटी की। कौन सी मेजॉरिटी है उसको चाहिए उसको पास होने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड नहीं है? रिस्ट्रेनमेंट ऑफ मैरिज बिल्कुल है, अगर आप किसी को शादी करने से रोकते तो वॉइड है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ट्रेड से भी आप किसी को नहीं रोक सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ही माना जाता है। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो पब्लिक पॉलिसी, यानी एक तरीके से ये बात करी गई है जब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो गलत है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो ये इलीगल जो कंसिडरेशन है और इलीगल कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वॉइड माना जाता है, ये आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया के ये जितने भी एक्ट्स इस समय मैंने लिखे हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। अगर हिस्ट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो वो इन्हीं एक्ट्स में से आएगा, और वहीं पे ये लोग बात कर रहे हैं डायरार्की, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अब ये लोग बात कर रहे हैं कि भैया अब वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्शन लाया गया था। तो दोस्तों वो एक्ट था 1909 के अंदर, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन था। पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट्स हैं चारों, आप इनको जरूर पढ़िएगा। इन क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया है। The 8th schedule of the Constitution of India does not include which one of the following language? नेपाली, बोडो, भोजपुरी, डोगरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, भोजपुरी। भोजपुरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। C is the right answer. Under the Constitution of India, all aspects of family law are in union list, state list, concurrent list या none of these? तो दोस्तों जो फैमिली लॉ के जितने भी वो कानून होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी एक स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, इसमें आपको चूज करना है कौन सी सही है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी, ओके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस, ओके। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स, मर्जर एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन देयर इज राइट? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5-member बॉडी, वो और क्या कहते हैं हमारा सेकेंड यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर डिसाइड इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन बाय इलेक्शन, ओके। इसका दोस्तों इसका जो आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड पार्टी, 3 ओनली, यानी डी इसका है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ 5-member बॉडी, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ना ही होम अफेयर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल को लेके, क्योंकि वो डिसाइड करा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। सिर्फ और सिर्फ जो तीसरी चीज है वही सही है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट रिलेटिंग स्प्लिट्स, मर्जर एंड रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? यानी प्रेसिडेंट रूल के अंदर इनमें से कौन सी जो चीज है वो नहीं होती है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स इन द स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या क्या नहीं होता है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूट नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। कई बार MLA मेंबर्स रहते हैं और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल हो रहा होता है, यानी उनकी एमएलएशिप नहीं जाती, क्योंकि एक मौका मिल जाएगा कि और कोई गवर्नमेंट बना सके कुछ, तो इसलिए जो उस समय की असेंबली है वो कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। रिमूवल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर स्टेट, यस ये हो जाता है। प्रेजेंट रूल के आते ही जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो लोग रिमूव हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ काउंसिल मिनिस्टर, वो रिमूव हो जाता है। जो पूरी कैबिनेट है स्टेट की वो रिमूव हो जाती है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टेट में प्रेजेंट रूल लगा है तो लोकल बॉडी यानी काउंसलर्स और पंचायत, इनको कोई भी असर नहीं पड़ता, इनका काम वैसे ही चलता है। तो इसके अंदर कौन सी 2 चीजें नहीं है, वो है 1 और 3, 2 होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करती है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सो दोस्तों 1 और 4 ओनली इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जब हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं एक आर्टिकल में, और एक आर्टिकल में हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी अलग आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसी तरीके से अनटचेबिलिटी भी एक अलग आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। मगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो सब हेडिंग है उसके अंदर तो दो आर्टिकल्स आते हैं, वो दोनों बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट करने की और चाइल्ड लेबर यानी बाल कार्य जो कराए जाते हैं उसको रोकने की। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर प्रोवाइडेड अंडर 356 अंडर के पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, तो अब उसके अंदर वो करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। तो फिर वो कह रहे हैं कि स्टेट में तब क्या होता है, द असेंबली ऑफ स्टेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके, द पावर ऑफ ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आर्टिकल 19 सस्पेंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होता। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट। दोस्तों इसमें बी आंसर है, अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जो पार्लियामेंट है उसकी अथॉरिटी से जो लॉज हैं वो बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी इस समय जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लॉज हैं वो हमारे पार्लियामेंट में पास होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था जो दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था केजरीवाल के फर्स्ट टर्म के समय पे, जब कांग्रेस केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही नहीं गवर्नमेंट बना पाए थे, तो जो उसका बजट था वो अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में पास करा था। तो इसका जो आंसर है बी है, वो पार्लियामेंट के थ्रू जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो कोई भी स्टेट का जो लॉ है, कुछ काम है, वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है। With reference to the election of the President of India, consider the following statement. President of India के election के related statement. The value of vote of each MLA varies from state to state. Okay, the value of the vote of MP of Lok Sabha is more than the value of Rajya Sabha. So दोस्तों both 1 and 2 is right. जो वोट का जो वैल्यू है हर स्टेट का अलग अलग होता है और उसका एक कैलकुलेशन का तरीका होता है। आप उस पर जरूर रिसर्च करें कि किस तरीके से वो कैलकुलेट किया जाता है। और लोकसभा के जो एमपीज हैं उनका जो वोट का जो वैल्यू है वो राज्यसभा के एमपी से हमेशा ज्यादा होता है। तो बोथ 1 and 2 आर राइट। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। What is the maximum life of an ordinance promulgated by the president? अभी हमने पढ़ा कि जब पार्लियामेंट शुरू हो जाए तो उसके 6 हफ्ते के अंदर आपको वो पास कराना है। और अगर हम इसमें देखें कि कितने समय तक वो ऑर्डिनेंस रह सकता है, तो दोस्तों ये देखिए 6 महीना, 7.5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। इसका सही आंसर है दोस्तों 7.5 महीना, क्योंकि जो 6 हफ्ते हैं वो 1.5 महीना होता है। और पार्लियामेंट के अगर एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप देखा जाए तो वो 6 मंथ्स होता है। यानी अगर आपने अभी ऑर्डिनेंस पास करा पार्लियामेंट के खत्म होते ही, तो अगला हाउस 6 महीने बाद मैक्सिमम लग सकता है। तो 6 महीने आपके पास वो हो गए, उसके बाद 6 हफ्ते आपको मिल जाएंगे उसको पास कराने के लिए। यानी एक ऑर्डिनेंस कोई भी हो, अगर वो पास किया जाता है 7.5 हफ्ते से ज्यादा वो ऑर्डिनेंस कभी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हाउस को बुलाने का जो प्रक्रिया है वो 6 महीने के अंदर हो गई। सॉरी 7.5 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, जो कि हाउस बनाने की प्रक्रिया वो 6 महीने में हो गई। और अगले उसके 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने में उसकी प्रक्रिया जो हो गई वो हो गई हाउस के शुरू होने के बाद पास कराने की ऑर्डिनेंस को। तो ये टोटल 7.5 महीने बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स से दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर? दोस्तों दैट्स आर्टिकल 154। अगेन गवर्नर और प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल आप जरूर पढ़ के। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज इलेक्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस स्टेट से इलेक्ट किए गए थे? द आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लेके, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा फेमस इलेक्शन जो बी.आर. अम्बेडकर लड़े थे वो बॉम्बे से लड़े थे आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और उनको वहां पे हराने के लिए स्पेशली जवाहरलाल नेहरू फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे टू डू अ मीटिंग फॉर इन द फेवर ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट। और ये आज तक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड माना जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट ना पहुंचे, इसकी पूरी की पूरी कोशिश डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, नॉट डॉक्टर, उन्होंने करी थी। और ये आज तक डिबेटेबल इशू है, इसलिए लोग बॉम्बे के इलेक्शन को याद रखते हैं। बट द फर्स्ट टाइम ही गॉट इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। The President of India can summon joint session of the Parliament in case of deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha during the passage of which of the following? अब इन सारे बिल्स में से किन पे प्रेसिडेंट आपका ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ओके, मनी बिल ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर है ए, ओनली 1। मनी बिल के लिए राज्यसभा को कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता, इसलिए ज्वाइंट सेशन बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई डेडलॉक होएगा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटीज की बात की गई है, वो दोनों हाउसेज में अलग अलग तरीके से अटेन करी जाएगी, क्योंकि जब आप ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं तो उसको बुलाने का तरीका जो होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो सिंपल हो जाती है।
यानी आपने दोनों हाउसों को बुलाया और सिंपल मेजॉरिटी में उस समय जिसने वो बिल को नोट कर दिया वो बिल पास हो जाएगा। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उसमें नहीं डालते कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी बोली गई है और वो लेनी पड़ेगी हाउसेज में डिफरेंटली। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो कभी भी ज्वाइंट सेशन में पास नहीं होगा। आप पढ़िए आज तक कितनी बार हमारे ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया है और किन किन बिल्स के लिए बुलाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर रिसर्च करिएगा। Many key features of the constitution such as federal structure of government, provincial autonomy, a bicameral central legislature and principal separation of power are directly taken from ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। मैक्सिमम जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स हैं वो वहीं से लिए गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। अगला है द कंसेप्ट ऑफ प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेजेस टू द रूलर ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स वाज टर्मिनेटेड थ्रू कौन से अमेंडमेंट ने प्रीवी पर्स को खत्म किया गया? दैट इज 26th अमेंडमेंट। मैंने आप लोगों को अपने एक अमेंडमेंट की वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में अभी तक इंडिया में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और उनमें से कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। 38 द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। देखा मैं डायरकी की बात कर रहा था, क्वेश्चन आ चुका है। द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डायरकी का मतलब बेसिकली होता है रूल बाय टू, सेपरेशन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ट्रांसफर टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी, टू पैरेलल गवर्नमेंट। दोस्तों इसका आंसर है सी। डायरकी का एक प्रिंसिपल था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिकली दे दिया था वाइसरॉय को और कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को दे दिया था पार्लियामेंट को। यानी इन पे कानून वाइसरॉय बनाएंगे और इन पे कानून पार्लियामेंट बनाएगी। यानी ये जो डिवीजन ऑफ पावर था ये ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये जो डायरकी का प्रिंसिपल है ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल प्रिंसिपल था और आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कैबिनेट वर्ड को हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक बार बोला गया और वो बोला गया आर्टिकल 352 के अंदर, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की कि पार्लियामेंट बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड बाय हिज कैबिनेट, यानी उनकी कैबिनेट भी अप्रूव करेगी और वो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे तभी जाके इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी पास होगी। क्योंकि लास्ट टाइम इंदिरा गांधी ने अपने ही साइन के ऊपर फखरुद्दीन जी से इमरजेंसी लागू करा दी थी, मगर इस बार कैबिनेट को उसमें जोड़ा गया ताकि और भी ज्यादा लोगों का कंसेंट लिया जा सके, एक तरीके से प्रोसेस को और डिफिकल्ट बनाने के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एमपी कैन बी एब्सेंट इन द हाउस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों 2 months, दैट्स द राइट आंसर। 2 months इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है आप लोग जरूर पढ़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर जो एमपी का पार्लियामेंट में एब्सेंट रहने का प्रोसेस मेंशन किया गया है। इन द फॉलोइंग ऑफ सिचुएशन एडहॉक जजेस अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, किस सिचुएशन में एडहॉक जजेस को डाला जाता है? पहला दिया गया है व्हेन नो वन इज अवेलेबल फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट, यानी कोई भी जज नहीं है आपके पास परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए, ऐसा बोला गया है। व्हेन देयर इज नो क्वारम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड अ सेशन, यानी उस सेशन के लिए अभी बहुत सारे केसेस हैं और इतने नंबर ऑफ जजेस नहीं हैं, तो ये बी, इसमें बी में बोला गया है। सी में बोला गया व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट व्हेन सम जजेस गो ऑन लीव। सो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। जब कॉरम नहीं मेंटेन हो रहा था उस सेशन के लिए तो एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? पीएसी इज द वॉचडॉग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पीएसी का हेड जो होता है वो ऑपोजिशन का लीडर होता है हमेशा, एंड इसका आंसर है 22 मेंबर्स आर देयर इन पीएसी। इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट को आप जरूर पढ़ लें, पीएसी इज वन ऑफ देम। And then there is which of the following are the grounds on which national emergency can be declared? External aggression, internal disturbance, armed rebellion, communal rights। दोस्तों 1 and 3 is only the right answer। communal rights पे कोई national emergency नहीं लग सकती। उसी तरीके से internal disturbance नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। external aggression या armed rebellion अगर हो तो जाके ये लग सकती है आपकी national emergency। Who appoints the judges of high court? दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, दोनों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। वेयर इज सीबीआई अकेडमी लोकेटेड? दोस्तों सीबीआई अकेडमी कहाँ है बताइए? गाजियाबाद, आगरा, धर्मशाला, न्यू दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज गाजियाबाद। डोंट गेट कंफ्यूज। आईएएस की अकेडमी कहाँ पर है? लवासा वाली, वो भी आप लोगों ने बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? दैट्स आंसर इज September 8। अब इंटरनेशनल डेज के कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। व्हेन द इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? दैट्स December 2।
द नेशनल एम्बलम एंड द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेप्लिका ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोक पिलर्स एट, वो अशोक पिलर कहाँ पे था जहां से हमारा नेशनल एम्बलम और जो सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसकी रेप्लिका ली गई थी, दैट इज इन सरनाथ। सरनाथ का वो अशोक पिलर था जहां से हमारा ये नेशनल एम्बलम लिया गया है। वेरी गुड क्वेश्चन, जीके एंड हिस्ट्री इंक्लूडेड इन इट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन, नो नो नो, प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी इज द राइट आंसर। प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, दैट इज नॉट पास बाय पार्लियामेंट एज वेल, वो एक कैबिनेट ऑर्डर पे पास की गई बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। प्लानिंग कमीशन के बारे में जरूर पढ़िए, इस समय प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सा आयोग बनाया गया उसको जरूर पढ़िए, उसके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़िए। स्टेट सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है, उसके कितने मेंबर्स हैं, वो सबका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। Alimony in legal terms means, दोस्तों alimony means maintenance given by husband to wife on divorce, ये लीगल वर्ड टर्म यूज करी गई है। Which post is held by Amitabh Kant and whose tenure is extended? नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, तो उनकी पोस्ट एक्सटेंड हुई तो वहीं पे हुई होगी। Which is the rank of global cyber security index? दोस्तों रैंकिंग की मेरे से बहुत पूछा गया था, मैं गेट द बेस्ट रैंकिंग क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, और ये पूछ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? दोस्तों D10 इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new Controller General of Accounts in August 2021? दोस्तों हम करंट अफेयर्स पे आ चुके हैं एंड इस बार मैंने बहुत ही बॉम्बार्डमेंट ऑफ करंट अफेयर्स करे हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका अच्छे तरीके से टेस्ट नॉलेज चेक हो जाएगा। अभी पूछा गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज दीपक दास डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन फॉर मां विंध्यावासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बीन लेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह एंड दैट इज मिर्जापुर, बी इज द राइट आंसर। हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स? दैट्स ऑप्शन इज सिडनी मैकलॉगलिन। दोस्तों स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, लीगल रिलेटेड करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, और करंटली अभी हमारा बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है कोरोना को लेके, उसकी वैक्सीनेशन, कोरोना को लेके करंट अफेयर्स, ऐसे टॉपिक्स को जरूर करके जाएं जो उस समय हॉट हैं। अवार्ड्स को भी जरूर करके जाएं, साथ के साथ जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स उनको जरूर करके जाएं। हु इज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस आर्मी? हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? द आंसर इज बी जेम्स सी मैकनोवेल। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। विच नेशन हैड डिफीटेड इंडिया टू क्लिंच द स्पॉट इन फाइनल ऑफ हॉकी? देखा कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हॉकी का, ओलंपिक का पूछ लिया है। इंडिया ने किसको हराया था? सबको पता होगा इंडिया को किसने हराया था फाइनल में जाने के लिए, सेमीफाइनल के अंदर, जिसके लिए हमें ब्राउन्स के लिए सेटल होना पड़ा था। आंसर इज ए बेल्जियम। बेल्जियम इंडियन को हराया था। और कौन जीता था हॉकी का गोल्ड? एक क्वेश्चन आप मेरे को नीचे आंसर की कमेंट बॉक्स में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग द जूस स्पेस क्राफ्ट? एंड द आंसर इज ESA. What is ESA? ESA is यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो क्या है, नासा क्या है, कासा क्या है, इनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, धर्मेंद्र प्रधान जो थे उनकी देख रेख में ये प्रोजेक्ट चला था, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज राइट आंसर। पावर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। Who chairs goods and services? GST काउंसिल की मीटिंग को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी, नीति आयोग, सीईओ। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे आधे से ज्यादा लोग, मगर फाइनेंस मिनिस्टर इज द राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है नीति आयोग की मीटिंग को, जो होती है काउंसिल जीएसटी, सॉरी नीति आयोग बोलो, सॉरी जीएसटी की काउंसिल मीटिंग को फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर करता है। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म टू कॉमेमोरेट द 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना कमेटी बनाई गई है सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें बर्थडे को मनाने के लिए, और उसको सीधा सीधा हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। What is the name given proposed to the celebration marking 75 years of Indian independence? दोस्तों अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंस बनाई है और उसको क्या नाम दिया गया था? बहुत ही ज्यादा, आदि महोत्सव, इंडिपेंडेंट महोत्सव, स्वतंत्र महोत्सव, अमृत महोत्सव। दोस्तों डी अमृत महोत्सव आपने देखा होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अमृत महोत्सव का जिक्र किया गया था। अमृत महोत्सव जो है हमारे इस 75th सेलिब्रेशन को नाम दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, तो डी इज द राइट आंसर। ऑन July 4, 2021 which company has received a license from Drug Controller General for manufacturing the Sputnik 5? I can bet maximum students will get confused with Dr. Reddy Laboratories. Dr. Reddy Laboratories के पास उसको इंडिया में लगाने का लाइसेंस है दोस्तों, बनाने का लाइसेंस मिला है सी को, पैनेसिया बायोटेक को, जो स्पुटनिक इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। With US $608.99 billion forex reserves, India is ranked as the largest forex reserve holder. कौन सी रैंकिंग है इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर? दैट इज ए
टू इंडिया के पास इस समय सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व हैं वर्ल्ड के अंदर। आप उसको ज़रूर पढ़े, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेजर कंट्री वाज बैन फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक एंड इज प्लेइंग अंडर द जेनरिक नेम एंड फ्लैग। दोस्तों बी रशिया। आप लोग अगर मेडल टैली देखेंगे तो आपको उसके अंदर आरओसी का नाम मिलेगा, वो रशियन ओलंपिक कमेटी है। रशिया को क्यों बैन किया गया था, व्हाट वाज द रीजन, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ओलंपिक में अपने फ्लैग के अंडर रशिया के जो एथलीट्स थे वो नहीं खेले, दे प्लेड अंडर देयर ओलंपिक फ्लैग आरओसी रशियन ओलंपिक कमेटी, और क्यों, किसके लिए। अभी जो 60 क्वेश्चन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान, जो भी बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ऑपोजिशन उसके लिए टूट पड़ा है कि मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं। तो वो कितने वर्थ का उनका एनएमपी है यानी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है दोस्तों, दैट इज ₹6 लाख करोड़। सी इज द राइट आंसर। Indian Prime Minister Narendra Modi has conferred with a Legion Merit honor by which country? United States of America ने यह ऑनर दिया था। नरेंद्र मोदी के साथ और किन लोगों को यह ऑनर मिला है, सेम दो अलग कंट्रीज के हेड थे, उन दोनों कंट्रीज का नाम नीचे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। हु हैज बिकम द सेकंड इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस समय आईसीसी के जो चेयरमैन हैं इंडिपेंडेंटली कौन बने हैं, दैट्स ग्रेग बार्कले। बी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स हैं और आप लोगों को मैं एक तरीके से बता रहा हूं कौन से करके जाने हैं और आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया कंडक्ट सीरो सर्वे, द आंसर इज आईसीएमआर। सीरो सर्वे बेसिकली है क्या, उसके बारे में पढ़ें। बहुत ही ज़्यादा इस समय सीरो सर्वे की बात हो रही है जब कोरोना वेव की बात की जाती है। तो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन हु वन सेकेंड टर्म बिलोंग्स टू विच पार्टी। जेसिंडा आर्डन जो है I guess I'm pronouncing her name wrong. That's Jacinda or Jacinda. I don't know. Ardern. That's most famously she's known as Ardern. तो जो Ardern है वो किस पार्टी की है? And she belongs to Labour Party. दोस्तों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया के अंदर जेसिंडा आर्डन का काफ़ी नाम चल रहा था, क्योंकि बहुत सारा इंडिया का एक तबका था जो ऐसा बोल रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के एंटी था कि जेसिंडा आर्डन अगर इंडिया में होती तो ये हो जाता वो हो जाता। तो इसलिए जेसिंडा आर्डन का नाम बहुत फेमस था और वो किस पार्टी से अपना सेकंड टर्म स्कोर सिक्योर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वेजिंग वॉर और एन अटेम्प्ट टू वेज अ वॉर इज पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड विद, दोस्तों पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड आंसर इज इधर ए और बी, यानी दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के अंदर आता है अगर आप इफ यू रेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, तो वो आता है कैपिटल पनिशमेंट के अंदर, इसलिए उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, इसलिए दैट कैन बी इधर ए और बी। द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कैन ओनली बी अगेंस्ट, दोस्तों दैट इज बी, यानी सेकेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ किया जाता है। जो प्रॉपर्टी सॉरी इमूवेबल बोल रहा हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ किया जाता है। जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है यानी जिस प्रॉपर्टी को मूव नहीं किया जा सकता उसके साथ थेफ्ट कभी भी नहीं किया जा सकता। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ डाउरी डेथ कैन बी फाइल्ड ओनली विद इन, कितने टाइम के अंदर डाउरी का केस किया जा सकता है शादी के, दैट 7 ईयर ऑफ डेथ, यानी 7 ईयर मरने के 7 साल बाद तक कर सकते हैं। 7 ईयर ऑफ मैरिज, 7 ईयर ऑफ डाउरी डिमांड। द आंसर इज दोस्तों 2 यानी सेकेंड 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। 7 साल के अंदर अगर कोई भी ऐसी स्थिति में लड़की की डेथ होती है जो कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड थी, अननेचुरल थी, तो फिर डाउरी का केस बहुत इजीली बन सकता है अगर और भी प्रूफ दिए जाएं कि जो लड़की के जो लड़के के माँ बाप हैं उन लोगों ने कभी भी डाउरी की डिमांड करी थी। तो दोस्तों 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंदर कोई भी डेथ अगर होती है, ये जो अननेचुरल है वो डाउरी के अंदर आ सकती है और उसके लिए अपील किया जा सकता है। आप बताइए किस आर्टिकल के अंदर डाउरी की बात की गई है आईपीसी के अंदर। अभी क्वेश्चन है, अ नेपाली पर्सन कमिट्स अडल्ट्री इन दिल्ली विल बी लायबल अंडर आईपीसी कोड, विल ही बी लायबल। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या एक नेपाली पर्सन अगर इंडिया के अंदर अपना एडल्ट्री करता है तो क्या वो लाइबल होगा। सो दोस्तों द आंसर इज ए, यस ही विल बी लाइबल। ऐसा नहीं है, बाकी ऑप्शंस देखिए, नो ही विल नॉट बी लाइबल, आईपीसी ओनली अप्लाइज टू इंडियंस, ऐसा नहीं है। इंडियन स्टेट के बाउंड्री के अंदर कोई भी क्राइम अगर कोई भी बंदा करता है तो वो लाइबल होगा। आपको याद होगा इटालियन मरीन्स ने कुछ इंडियन फिशरमैन को शूट किया था, तो उस समय क्वेश्चन ये उठा होता कि क्या वो इटालियन शिप जो थी वो इंडियन सी के अंदर थी। अगर वो इंडियन सी के अंदर होती तो उस इटालियन को इंडियन पीनल कोड से चार्ज किया जाता, क्योंकि उसने वो जो क्राइम करा है वो इंडियन स्टेट के अंदर करा है, इसलिए आपकी नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 75th क्वेश्चन इज द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक और लैंडमार्क केस आ गया, दैट बिलोंग्स टू द कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। बहुत ही अच्छा केस था बच्चन सिंह
का रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात भी इसी केस में ही मेनली की गई थी। सो दोस्तों 76 क्वेश्चन है, ए एंड बी बोथ आर 16 years of age, ए एंटाइसेस बी फॉर मैरिज एंड टेक्स हर टू अनदर सिटी, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए। दोस्तों किडनैपिंग करी है, ए हैज कमिटेड किडनैपिंग इज द राइट आंसर। 18 साल से नीचे के यानी माइनर के किसी माइनर को किसी भी तरीके से अगर आप उसकी गार्डियन लॉफुल गार्डियनशिप से अलग करते हैं तो आप किडनैपिंग के लिए दोषी पाए जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि किडनैपिंग के अंदर मेंस्ट्रिया का कोई भी नीड नहीं होता। किडनैपिंग इज वन ऑफ द क्राइम जहां पे मेंस्ट्रिया वैल्यूएबल नहीं है, यानी आप अगर किसी भी लड़की को 18 साल से कम की को सिर्फ घुमाने ले जाएं और उनके लॉफुल गार्डियनशिप से 2-3 दिन के अलग करते हैं, यानी उनके गार्डियंस अलाउ नहीं कर रहे थे बट आप ले गए, तो आप किडनैपिंग के अंदर लाइबल हो सकते हैं। द इंडियन पीनल कोड इज डिवाइडेड इनटू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन पीनल कोड के अंदर कितने सेक्शंस और कितने चैप्टर्स हैं, एंड द आंसर इज डी 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस, यानी 511 सेक्शंस के अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं। अगेन 511 सेक्शंस आप पढ़ नहीं सकते थे एक एक को ढंग से, तो मैंने आईपीसी के ऊपर भी वीडियो बना रखी है जो कि मोस्ट लव्ड वीडियोस हैं मेरे चैनल में और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी व्हिच वन शुड डू फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकन डैश। दोस्तों द आंसर इज 20 years। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 साल हमेशा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को समझ लेते हैं लोग, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जबकि 20 साल की नहीं होती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ तक होती है, मगर 20 साल को हमारे आईपीसी के अंदर बोला गया है कि कई बार पनिशमेंट ऐसी होती है किसी क्राइम के लिए जहां पे पनिशमेंट को पूरे तरीके से मेंशन नहीं किया जाता। वहां पे कहा जाता है कि 1/4 यानी 1/4 ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट 1/4 ऑफ द पनिशमेंट गिवन फॉर एक फलाना फलाना क्राइम, और वो फलाना फलाना क्राइम में अगर किसी ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया तो 1/4 क्या होगा। अगर मैं बोलता हूं देखो 10 साल की सजा है, उसका 1/4 इसको देनी है, तो आप तो 1/4 कर लेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। मगर अगर आपको बोला जाए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 क्या होगा, तो दोस्तों लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 लिया जाएगा 20 years से, यानी उसका 1/4 क्या होगा 5 years। तो इस तरीके की अगर कभी भी कैलकुलेशन करनी पड़े किसी की सजा के लिए, क्योंकि आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे फ्रैक्शन दी गई है, यानी 1/4 ऑफ द पनिशमेंट गिवन फॉर दैट क्राइम, 1/4 ऑफ द पनिशमेंट गिवन फॉर मर्डर, ऐसे करके होता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी फ्रैक्शन से कैलकुलेशन करनी हो तो 20 year इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगला क्वेश्चन है, ए फाइंड अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू whom it belongs, he afterward discovered that it belongs to B and appropriate to his own use, A is guilty of। दोस्तों इसका आंसर है B क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, यानी मिसएप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है। थेफ्ट में आपकी इंटेंशन होती है पहले जब आप क्राइम करने जाते हैं, मिसएप्रोप्रिएशन के अंदर आपकी इंटेंशन क्राइम करने के क्राइम तो करा ही नहीं आपने, गलती से आपके पास कोई चीज पहुंच गई, आपके हाथ में जब वो चीज आ गई तो आपकी इंटेंशन बाद में चेंज हो गई, उसे मिसएप्रोप्रिएशन कहा जाता है। जनरल एक्सेप्शन ऑफ दिस कोड प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय, दोस्तों डी अंडर 7 साल के नीचे के बच्चे से आप कुछ भी करा लीजिए, आईपीसी उसे माफ करता है। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कस्टमरी प्रैक्टिस फॉर अडॉप्शन ऑफ हिंदूज बिफोर 1957, दोस्तों इसका आंसर है दत्ता होमान। अब हम लोग कुछ फैमिली लॉ के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following is not a ground for divorce? Divorce की लिस्ट में से कौन सा ग्राउंड नहीं है? Bigamy is a ground for divorce. Adultery क्या होता है? Sexual relationship with another woman, even being in marriage is called as adultery. Cruelty भी है ground, adultery भी है, bigamy भी है. None of these is the right answer. Which section of HMA and Hindu Marriage Act 1950 lays down that no petition for divorce can be filed within 1 year of marriage? दोस्तों इसको क्वेश्चन को आप देखें तो ये भी है कि कितने सालों के अंदर शादी के आप मैरिज के अपना अप्लाई नहीं कर सकते डाइवोर्स के लिए। द आंसर इज 1 year। किस सेक्शन के अंदर बताया गया? दैट्स अंडर सेक्शन 14। दोस्तों अब बात करें विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, वेरी फेमस सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट्स सेक्शन 13। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, अपना जुडिशियल सेपरेशन का कौन सा आर्टिकल है, डाइवोर्स का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर 1 year की बात की गई है, स्पिंडा रिलेशनशिप के ऊपर आ जाएगा, कौन से रिलेशनशिप को स्पिंडा रिलेशनशिप कहा जाता है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा गहराई में नहीं पूछने वाले, आर्टिकल्स का नाम पूछ लेंगे, सेक्शंस का नाम पूछ लेंगे उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट अ रूल कैन बी कस्टम, यानी उसके अंदर बोला गया है कस्टम और यूसेज सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो वो क्या होता है? कस्टम बेसिकली इफ इट इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल, यानी वो सर्टेन है और अनरीजनेबल नहीं है तो ही कस्टम माना जाएगा। इसके अंदर एक चीज और ऐड करी जा सकती है क्वेश्चन में, दैट इज अगर वो एक बहुत ही लंबे समय से चला रहा है, कोई भी चीज कस्टम कब मानी जाती है? अगर वो रीजनेबल है और बहुत ही लंबे समय से उस सोसाइटी द्वारा वो
करी जा रही है। तो द आंसर ए इज राइट आंसर, क्योंकि नीचे नॉट सर्टेन बट रीजनेबल नहीं होगा, यानी सर्टेन नहीं है, काफी समय से नहीं थी, बट रीजनेबल है, ऐसा नहीं होता। उसका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है पिछले 3 साल से कर रहे हैं और रीजनेबल तो है बट पिछले 3 साल से कर रहे हैं तो वो कस्टम नहीं माना जाएगा। पिछले कम से कम भी 100-150 सालों से वो चीज होती हुई आ रही है, तभी उसे कस्टम का एक ओवरव्यू दिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। दोस्तों कंसेंसस एड आइडम, अभी हम कुछ लीगल मैक्सिम्स पे आ गए हैं। द आंसर इज सी, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग दैट्स यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉस विच मे रेंडर एन एग्रीमेंट वॉइड। इसके अंदर एग्रीमेंट किसको वॉइड, किस केस में हो सकता है वॉइड। अगेन हम बात कर रहे हैं वॉइड की, आप कंफ्यूज मत होइएगा वॉइड और वॉइडेबल में, मैं पहले ही बता रहा हूं। वॉइड की बात की जा रही है, कोअर्जन कॉजिंग कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड कॉजिंग कंसेंट। दोस्तों कोअर्जन कॉजिंग कंसेंट क्या है, यानी आप किसी बंदे पे प्रेशर बना रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, दैट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर आपने बंदे पे प्रेशर बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वॉइडेबल होगा बाद में जाके उस बंदे की विल के ऊपर। अगर वो बंदा फायदे में तो वो क्यों उसे वॉइड करना चाहेगा, तो इसलिए ये वॉइडेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो भी वॉइडेबल के अंदर आता है, यानी हमने किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मगर वो बाद में देखता है कि उसका फायदा हो रहा है तो वो क्यों उसे वॉइड करेगा, वो इसलिए वॉइडेबल है एट हिज विल। फ्रॉड, अगेन दैट्स वॉइडेबल, आपने फ्रॉड से किसी के साइन ले लिए मगर कल को उसको फायदा हो रहा है तो वो क्यों उसे वॉइड करेगा, दैट्स वॉइडेबल। मगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 87। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज अ वॉइड एग्रीमेंट, यानी दो बंदे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दे आर इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि जिस कंसिडरेशन के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सच में है कि नहीं है। यानी आप दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया जो शिप है वो कॉफी लेकर यूरोप से आ रही है और मैं तेरे को उस शिप में से 2 कंटेनर कॉफी के दूंगा, बट वो शिप तो रास्ते में डूब चुकी है। दोनों के दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट थे कि वो शिप रास्ते में डूब चुकी है और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, क्योंकि जब कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता तो वो वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज द राइट आंसर। कैरलेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केसेस रिलेटेड टू ऑफर एंड काउंटर ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, इन्विटेशन टू ऑफर पब्लिक एट लार्ज और ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो दोस्तों कार्लेल एंड कार्बोलिक का जो केस है इसके अंदर ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज की बात करी गई है। इसमें जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बी और सी के अंदर इन्विटेशन टू ऑफर होता है, यानी आप दूसरे बंदे से ऑफर मांग रहे हैं, मगर कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक के केस में आप इसे अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें वो कुछ बताते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा था, इस प्रोडक्ट से ये फायदा हो जाएगा, तो बंदा उसे ले लेता है, यानी वो ऑफर ही देते हैं। तो ये इसका बी इज ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज का ही इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। कार्बोलिक स्मोक बॉल का जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट्स इन सेक्शन 56। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसको जरूर पढ़िएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और किस और नाम से जानी जाती है, उसको भी आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो। मैं बता दूं, एफ और एम, पहला वर्ड उसका एफ से शुरू होता है और दूसरा वर्ड उसका एम से शुरू होता है। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, दैट्स इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स इंडिया में डाला गया था जेम्स विल्सन द्वारा, दैट्स बी इज द राइट आंसर। अब ये कुछ हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, किस साल में किया गया था, द आंसर इज 12th of April 1988। इंडियन स्टेट, अब ये अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ऑप्शन दिए गए हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो दोस्तों केरला इज दी राइट आंसर, दैट्स द गार्डन ऑफ स्पाइस। इंडिया के सारे जो मसाले हैं वो केरला के अंदर ही मिलते हैं। द प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आता हो, टफ है अगर नहीं आता हो। द आंसर इज सैटर्न। सैटर्न हैव द मैक्सिमम मून, आई गेस 20 के करीब है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज प्रोफेशनल टूर गोल्फर इज अलाउड टू टेक अ शॉट, यानी जो प्रोफेशनल टूर्स होते हैं उसके गोल्फर को कितना टाइम मिलता है एक शॉट प्ले करने के लिए। अभी हमारे टोक्यो ओलंपिक में एक इंडियन गोल्फर है जो जस्ट मिस्ड बाय विस्कर, अपना उन्होंने मेडल मिस किया था, शी केम 4th, अदिति नाम है उनका। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गोल्फ से मुझे याद है, मैंने आपको बता दिया। मगर वो भी अगर आप मैच देख रहे होंगे तो उसमें एक टाइमर चल रहा होता है शॉट के लिए, एंड दैट टाइमर इज ऑफ 45 सेकंड। द राइट आंसर इज 45 सेकंड, ए। अगला क्वेश्चन है कि आपका हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, ये तो भाई साहब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए। अब इंडिया इज द क्रिकेट प्लेइंग नेशन, लोग पागल हैं क्रिकेट के लिए, मगर अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो फिर क्या तैयारी करी आपने। ऑप्शंस आर टाइगर पटौदी, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, फारूक इंजीनियर, एंड द राइट आंसर इज अजीत वाडेकर वाज इंडियाज फर्स्ट ओडीआई कैप्टन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल गोल्ड मेडल डज इंडिया वन इन ओलंपिक टिल दिस डेट। तो दोस्तों अभी इस डेट तक इंडिया ने ओलंपिक में
कितने मेडल्स जीते हैं? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है दैट इज आंसर बी, यानी 10 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। और इंडिविजुअल कितने जीते हैं बताइए? अभी नीरज चोपड़ा हैव जस्ट वन। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि नीरज चोपड़ा ने इंडिया गोल्ड मेडल किसने जीता। आप लोग बोलेंगे नीरज चोपड़ा, अरे सर क्वेश्चन इतना आसान आना हो रहा होता अपना एग्जाम्स में तो फिर क्या ही बात थी। क्वेश्चन आ जाएगा कितने गोल्ड मेडल जीते, या इंडिविजुअल कितने जीते, या सबसे पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल किसने जीता था, या सबसे पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में किसने जीता था। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो ऑलवेज प्रिपेयर वेरी स्मार्टली अबाउट दीज क्वेश्चंस। एंड देन हमारा अगला क्वेश्चन है Which principal organ of UN had virtually accomplished its objective? यानी जो यूनाइटेड नेशन बना था उसके कौन से जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, पहली बात तो कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है ये पता होना चाहिए। अब उसमें से कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो बने थे वो अपना ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। द आंसर इज डी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल किस लिए बनी थी? वर्ल्ड वॉर 2 में जो देश बर्बाद हो गए थे उनका ध्यान रखते हुए एक काउंसिल बनाई गई थी, दैट्स ट्रस्टीशिप काउंसिल। और उसमें से अभी लास्ट कंट्री कौन सी गई है उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो है वर्चुअली ऑब्जेक्टिव ओवर हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स mascot और लोगो? सो द ऑप्शंस आर डियर, पांडा, कैमल। अगर आपने WWF का देखा हो तो ब्लैक से उसमें बना होता है पांडा, तो द राइट आंसर इज पांडा, बी पांडा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क फाउंडेड? सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज का एक रीजनल कॉपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज उसके अंदर मेनली आती हैं, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, वो कब फाउंड हुआ था? दैट वाज फाउंडेड इन 1985। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज्यादा जीके बेस हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज हेडक्वार्टर इन? एमनेस्टी इंटरनेशन्ल हैज बीन इन न्यूज फॉर ऑल द गुड एंड बैड रीजंस रिसेंटली। और आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन से रीजंस के लिए न्यूज में है। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे भैया एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जेनेवा। एंड द राइट आंसर इज दोस्तों सी, लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लंदन। एंड विद दिस आवर मॉक टेस्ट इज ओवर, इट्स फिनिश। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने रॉन्ग करे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग मॉक टेस्ट होने वाला था क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत ही सारे जीके, बहुत ही सारे करंट अफेयर्स और बहुत ही सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस डाले हैं। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में हम लिख के बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट करे हैं, कितने रॉन्ग करे हैं, ताकि आपके और भी सारे दोस्त देख पाएं कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन का लेवल क्या है। हम लोग एग्जाम के बहुत करीब हैं। मेरे मॉक टेस्ट की सीरीज से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स रोज आते हैं, मेरे को मेल्स बहुत सारी आती हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट और डालो और डालो। और मैं कोशिश करूंगा कि एक मॉक टेस्ट आप लोग एग्जाम से पहले मैं और अपलोड कर दूं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं DU LLB क्योंकि आने वाला है, बहुत नजदीक है, क्लैट आने वाला है, बहुत नजदीक है, उसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, क्योंकि इस समय आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होगी इस टॉपिक को लेके, उस टॉपिक को लेके। तो एक इजी हम लोग इसको बना देते हैं, प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। कमेंट बॉक्स वाले को आप लिखे नीचे आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसको एक वीडियो के थ्रू आंसर करूंगा। और मेक श्योर करिए कि आप लोग इस समय अपने रिवीजन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास डेज बहुत ज्यादा कम हैं। और मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर करते रहें ताकि आप लोगों को और भी नई नई चीजें, कंसेप्ट सीखने को मिलते रहें और अपनी रियल टाइम असेसमेंट आपकी हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे चल रही है। सो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये मॉक टेस्ट भी बहुत पसंद आया होगा, लाइक ऑल अदर मॉक टेस्ट विच आई हैव अपलोडेड अर्लियर एज वेल। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, कंटेंट को इस तरीके से शेयर करते रहें और अपना प्यार पोर इन करते रहें। सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।